हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एरोमेटिसिटी। हिंदी में आप इसे कहते हैं एरोमेटिकता। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। पहला पॉइंट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिसिटी। ओके, तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या है, तो हमें ये देखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या है और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। बेसिकली क्या क्या विशेषताएं होती है एक एरोमेटिक कंपाउंड की। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे आपके वो प्लेनर होंगे। क्या होंगे? प्लेनर होंगे। वो क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। और वो जो है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होंगे। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होंगे होंगे राइट। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे होंगे उनकी एक स्पेसिफिक स्टेबलाइजेशन एनर्जी होंगी। ओके, स्पेसिफिक स्टेबलाइजेशन एनर्जी होंगी उनकी, राइट। उसके अलावा या फिर इसे आप कह सकते हैं कि इन कंपाउंड्स की हाई रेजोनेटिंग एनर्जी होगी। ठीक है, जो स्पेसिफिक स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसे आप रेजोनेटिंग एनर्जी भी तो कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स की रेजोनेटिंग एनर्जी जो है हाई होगी। कोई या फिर इसे आप स्पेसिफिक स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, या फिर आप इसे कहेंगे कि इनका जो है केमिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। हैव केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, इनकी केमिकल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, राइट। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है? थर्ड पॉइंट है कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ओके, और जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अभी तक हमने जितनी भी यूनिट पढ़ी है उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी ये अनसैचुरेशन देखने को मिलता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पे एडिशन रिएक्शन की बात हम जरूर करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शंस की बात जरूर करते हैं। बट यहाँ पे जो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे ना, ठीक है, ये क्या होंगे? ये एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे ये। ओके, बट does not give electrophilic addition reaction, does not give electrophilic addition reaction, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि these compounds gives electrophilic substitution reaction, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सैचुरेट होने के बाद, अनसैचुरेशन होने के बाद भी ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, जो कि देने चाहिए पर नहीं देते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी विशेषता है ये, ठीक है। पर ये कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ओके, चलो, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे ना वो 4n+2 होंगे। दीज नंबर ऑफ, हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दीज कंपाउंड
आर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने होंगे? 4n+2 नंबर होंगे इन कंपाउंड में। ठीक है, और यहाँ पे n का जो है वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू स्टार्ट होगा यहाँ से 0 से। n का वैल्यू जो है ये कहाँ, ये जो n है ना, इसका वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगा कितने भी। तो ये फॉर्मूला को ये फॉलो करता है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? उनमें होंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में ये रिंग करंट उत्पन्न करते हैं। तो हम लिखेंगे these compounds shows या फिर gives रिंग करंट ड्यू टू delocalization of pi electron in magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से रिंग करंट शो करते हैं। ठीक है, वलय धाराएं उत्पन्न करते हैं। हिंदी में इसे कहे तो ये क्या करते हैं? वलय धाराएं उत्पन्न करते हैं या फिर देते हैं। क्लियर? ओके, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि यह जो है वो विषम देशिकता शो करते हैं। ओके, रुको, यहीं पे विषम देशिकता ये शो तो करते हैं पर इसी के कारण करते हैं। सो इट शोज एनाइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। और कंपाउंड्स which have all these characteristics are called aromatic compounds। ठीक है, वो सारे कंपाउंड्स जो ये सारी विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो ये सारी विशेषताएं शो करते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल के रूप में ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में कि बेंजीन जो है हमारी वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो नेफ्थलीन है वो भी हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और जो टोलुइन है वो भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, अभी तो हम बहुत सारे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, राइट? ओके, सो हमने यहाँ पे बहुत सारी जो है वो विशेषताएं पढ़ी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। पर अब क्या है, अब आपको वापस से एक एक करके उन विशेषताओं को देखना है। तो हम यहाँ पे उन विशिष्ट गुणों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो पॉइंट लेते हैं यहाँ पे पहला। हम यहाँ पहला पॉइंट ले रहे हैं स्पेसिफिक स्टेबिलिटी और हाई रेजोनेंस एनर्जी। स्पेसिफिक स्टेबिलिटी और हाई रेजोनेंस एनर्जी। अब इसको मैं आपको डिटेल में वापस से नहीं बताने वाली, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है
वो आपको बता दे रही हूँ, ज़्यादा हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे एक एक पॉइंट के। ओके, तो अगर आपका सिंपल साइक्लोहेक्सीन है, उसका आपको क्या करवाना है, हाइड्रोजनेशन करवाना है। और हाइड्रोजनेशन करवा के आपको क्या होगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और यहाँ पे इसके लिए आपको एनर्जी कितनी लगेगी, यहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल, 28.6 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ पे एनर्जी लगेगी। ठीक है, पर जो बेंजीन है उसके हाइड्रोजनेशन के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, बेंजीन के हाइड्रोजनेशन के लिए आपको लगेगी ट्रिपल लगनी चाहिए, क्योंकि देखो इस एक बॉन्ड पे हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो इतनी एनर्जी जा रही है, तो यहाँ तो 3 बॉन्ड है तो कितनी लगेगी, इसके 3 टाइम, 3 कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बस उतनी लगनी चाहिए, है ना। तो ये तो हो गई 8 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी लगनी चाहिए थी। पर ये क्या है हमारी, ये हमारी काल्पनिक है, फिक्शियस है। ये क्या है हमारी फिक्शियस, इधर लिख लो फिक्शियस, या फिर आप लिख सकते हैं इसको कैलकुलेटेड। ओके, तो इसे हम लिख ले काल्पनिक या फिर कैलकुलेटेड, या फिर इंग्लिश में आप कहें इसे फिक्शियस। ओके, तो फिक्शियस जो है ये हमारी हाइड्रोजनेशन एनर्जी है, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा, राइट, फिक्शियस है। फिक्शियस क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में इतनी होती नहीं है, हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि एक्चुअल में इतनी नहीं होती है, इसलिए हम इसे फिक्शियस कह रहे हैं। ओके, तो एक्चुअल में कितनी होती है, एक्चुअल में कितनी होती है, एक्चुअल में होती है 49.8 किलो कैलोरी पर मोल, 49.8 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। ओके, तो अब जब ये है हम पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि 85.8 माइनस 49.8 करेंगे तो कितना आता है, 36 किलो कैलोरी पर मोल, 36 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है इतना, जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया है ये इतनी होती है। ओके, तो ये जो 36 किलो कैलोरी पर मोल है, यही हमारी क्या है, स्पेसिफिक स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या फिर आप इसे रेजोनेंस एनर्जी कह रहे थे, रेजोनेंस एनर्जी कह रहे थे। ठीक है, एक और नाम आ गया यहाँ पे, डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, डीलोकलाइजेशन क्यों, क्योंकि ये जो तीनों बॉन्ड है ना, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिस वजह से जो है डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिस वजह से रेजोनेंस हो रहा है, और उस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये तीनों नाम आप इसे कह सकते हैं, कहीं पे भी ये लिखा है तीनों में से कोई भी, तो वो मतलब एक ही है सबका। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो हम यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो बेंजीन है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा डीलोकलाइजेशन एनर्जी इतनी मिलती है। ये हमारी डीलोकलाइजेशन एनर्जी है जो कि हमारे बेंजीन को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें डीलोकलाइजेशन एनर्जी होती है, जिसमें हमने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें रेजोनेंस एनर्जी भी हो सकती है, जिसे हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। इस वजह से क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। किस वजह से, डीलोकलाइजेशन एनर्जी की वजह से स्टेबल होते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया बेंजीन का यहाँ पे। ठीक है, ओके, और इसे ही हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है, यही हमारा
केमिकल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ये हमारा केमिकल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ रिएक्शंस। Br FeBr2 Br, ठीक है। इसके बाद ये है नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे हम H2SO4, ये NO2 लग जाएगा। ओके, ये है हेलोजिनेशन रिएक्शन, ओके, और ये है नाइट्रेशन, ओके। वैसे इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, सारे रिएक्शंस वगैरह। अभी सिर्फ इतना देख लो कि ये होती है, क्योंकि इनकी सारी मैकेनिज्म वगैरह भी पढ़ेंगे। 5 मिनट SO3H सल्फोनेशन, ओके। और ये जो है लास्ट में आपकी फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ओके, फाइन। कौन कौन से रिएजेंट चाहिए फ्रेडल-क्राफ्ट में? आपको चाहिए हेलोएल्केन ArCl3 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। ओके, तो ये सारी रिएक्शंस कौन सी है? ये सारी रिएक्शन जो है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हालांकि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसे जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देनी चाहिए थी, ठीक है, पर ये नहीं देता है। ये फिर सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है यहाँ पे। ओके, तो चलो, ये थी बात कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी ये विशेषता होती है। आप ये ध्यान रखना, ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं, ये क्या है, ये स्पेसिफिक विशेषता है उसकी, कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना उसकी विशेषता है, और एडिशन रिएक्शन ना देना भी उसकी विशेषता है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने कहा था कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेनर होते हैं। नेक्स्ट है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है हमने बहुत अच्छे से एक जो है वो सिस्टम पढ़ा था, आपको याद हो तो, जिसमें हमने पढ़ा था बेंजीन के बारे में। और बेंजीन के बारे में मैंने बताया था आपको कि किस तरह से जो है ये पूरी बेंजीन रिंग जो है वो एक प्लेन में होती है। ये बेंजीन रिंग मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से ये एक प्लेन में होती है। जो पाई इलेक्ट्रॉन अब्र है वो इसके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होते हैं, बाकी ये खुद जो है एक प्लेन में होती है, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा है, तो वही लिखना है आपको, पूरा का पूरा जो हमने यहाँ पढ़ा है ना, यही आपको वहाँ लिखना है कि
जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें अतिव्यापन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एरोमेटिक वलय होती है इनकी, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी एग्जांपल दूँ तो मैं बेंजीन का ही दूंगी इनिशियली समझने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और नए नए एग्जांपल्स देखेंगे ना, वैसे वैसे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से दूसरे जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बेंजीन का ही एग्जांपल दूंगी, और बेंजीन का एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियोस में समझाया है अच्छे से, ओके, कि किस तरह से CC बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जो है CH बॉन्ड भी जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ओके। और ये किस तरह से एक प्लेन का फॉर्मेशन करता है, और वो किस वजह से होता है प्लेन का फॉर्मेशन, वो होता है कि CC बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड पर जो ये मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये कार्बन है और ये इस पर p ऑर्बिटल्स हैं। उन p ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनते हैं, और जहाँ पे भी पाई बॉन्ड बन गया है तो हम कहेंगे कि वो क्या होंगे, वो प्लेन में होंगे, वो कंपाउंड हमारे क्या होंगे, प्लेन में होंगे, इस तरह के हुए हैं तो, ओके। और इसके लिए मैं पहले बोल रही हूँ, मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है ये पूरा, ओके। तो वो बात है कि ये प्लेनर कंपाउंड्स होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा क्या होंगे, प्लेनर होंगे। किस वजह से होंगे, पाई जो है बॉन्ड्स की वजह से ये प्लेनर होते हैं, राइट। ओके, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस क्लास में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस फील हुआ होगा, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, ओके। नेक्स्ट क्लास हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी, राइट, सॉरी एंड थैंक यू फॉर बियरिंग मी, ओके, थैंक यू। यहीं पे वाइंड अप करते हैं।